हेलो एवरीवन, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे भारतीय इतिहास जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट से संबंधित है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो आएगा ए एग्ज़ाम आपका एमसीक्यू है। एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप केवल थ्योरी पढ़ते हैं, एमसीक्यू नहीं पढ़ते हैं, तो एमसीक्यू में क्या होता है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछने का तरीका ना तो हमको मालूम होता है और ना ही उसके सही उत्तर, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिए जाते हैं तो हमको नहीं मालूम होता है। इसलिए एमसीक्यू करना आवश्यक होता है थ्योरी पढ़ने के बाद या थ्योरी पढ़ने के पहले। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं उनको करना आवश्यक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने इस वीडियो को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और फंसने के पूरे चांस है यूपी पेट एग्जाम में। तो पहला जो प्रश्न रहेगा वो सिंधु घाटी की सभ्यता एवं वैदिक संस्कृत से रहेगा। आपके पेट के सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज इसमें दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता स्थल जो है मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो राखाल दास बनर्जी को माना जाता है सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो खोजकर्ता। इन्होंने कब खोज की थी? 1922 में इस मोहनजोदड़ो की खोज की थी। दयाराम साहनी ने कब की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की एक मूर्ति थी जो काफ़ी फेमस थी। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, सोर्तगुई सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है या किस देश में स्थित है? तो ये आपके अफगानिस्तान में स्थित है। विकल्प सी इसमें सही है। सोर्तगुई एवं मुंडी गाक सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित पूरा स्थल है जो वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है। वर्तमान में 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में था। वर्तमान में 3 देश, पहले एक में थे, अब अलग अलग हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी अनार्य सभ्यता इसलिए थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। आपकी जो आर्य लोग थे, आर्य लोग कैसे थे? वो ग्रामीण सभ्यता उनकी थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ किसके लिए जाना जाता था? तो गढ़ जहाँ पर उच्चतर वर्ग के लोग रहते थे उसे गढ़ जाना जाता था और जो निम्न स्थल पर रहते थे उनको नगर के नाम से जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से जो लोथल है उसकी खोज किसने की थी? तो SR राव ने की थी। इसमें विकल्प सी है, सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अहमदाबाद जिले के सरागवाला ग्राम में से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगोवा नदी के तट पर स्थित लोथल के सर्वप्रथम खोज डॉक्टर SR राव ने 1954 में की थी। लोथल जो है हड़प्पीय बंदरगाह स्थल है, तो लोथल आपका बंदरगाह स्थल भी है और ये भोगोवा नदी के तट पर स्थित है। ये सब पूछा जाता है। और किसने खोज की? SR राव ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सैंधव स्थलों में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश में दधेरी स्थित नहीं है। बाकी हुलास, मांडी, आलमगीरपुर तीनों कहाँ पर स्थित हैं? तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। दधेरी परवर्ती हड़प्पीय स्थल था जो पंजाब के लुधियाना जिले में है, जबकि हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा मांडी मुजफ्फरपुर नगर में है। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु को आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो कैसे लोग आरोही क्रम में आपको दर्शाना है? तो सबसे पहले जो है आपका ब्रह्मचर्य आता है, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, एक क्रम था। ठीक। तो इसमें विकल्प आपका ए सही होता है। अगला प्रश्न है, इसमें क्या देख लेते हैं, बांटा गया क्या? इसकी व्याख्या देख लेते हैं, नहीं तो कभी कभी पूछ लेता है। तो हिंदू धर्म में मानव जीवन की 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया। हिंदू धर्मशास्त्रों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम को 25-25 वर्षों में विभक्त किया गया है। यथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष था, गृहस्थ के लिए 25 वर्ष मतलब 50 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 तथा संन्यास के लिए 75 से 100 वर्ष तक कहा गया है। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तो ये याद रखिएगा। ये उपनिषद जाबालोपनिषद जो है ये इसमें आश्रम का उल्लेख मिलता है। गृहस्थ आश्रम को सर्वोच्च माना गया है। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो जनजातीय सरदार के चुनाव में जो शामिल होती थी वो आपकी समिति थी। आपका विकल्प ये इसमें सही है। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख किया गया है। अस्तोमसदगमय का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल 1028 सूक्त का उल्लेख है। अगर इसके ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो ऐतरेय एवं कौशितकी ऋग्वेद के उपनिषद हैं या ब्राह्मण ग्रंथ हैं।
अगला है वैदिक धर्म के मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। वैदिक धर्म में किसकी उपासना की जाती थी, तो प्रकृति की उपासना की जाती थी। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति के रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया था तथा इन शक्तियों को देवताओं के रूप में स्तुति की। कहीं कहीं देवता का नाम वही है जो उस प्राकृतिक क्रिया का है, उसका वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक प्रथा केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक थी। सामाजिक प्रथा जो है केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक थी, तो वो है दहेज प्रथा। ऋग वैदिक काल में विवाह के समय वधु पक्ष द्वारा भेंट स्वरूप कुछ वस्तुएं द्रव्य दिया जाता था अर्थात दहेज प्रथा ऋग्वेद काल की प्रतीक सामाजिक प्रथा है। कन्या के विदाई के समय दिया गया उपहार एवं द्रव्य वहतु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वहतु कहा जाता था। तो अगर पूछा जाए कि दहेज प्रथा का प्रारंभ कब से हुआ, तो ऋग्वेद काल से ही हमें कहाँ जानकारी मिलती है, ऋग्वेद से जानकारी इसकी मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है। उपनिषद आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। विकल्प ए आपका सही है, आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या। सबसे प्राचीन उपनिषद किसे माना जाता है, तो सबसे प्राचीन उपनिषद जो है छांदोग्य उपनिषद को माना जाता है। इसकी व्याख्या अगर देखें तो छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। इस उपनिषद में सर्वखल्विदम ब्रह्मसूत्र से अद्वैतवाद की स्थापना हुई। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। अगला आपका प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं किसके हैं, तो यजुर्वेद के। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। विकल्प आपका 20 में सही है। आगे देखते हैं, अगला आपका जो प्रश्न है वो बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित होगा। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी की जीवनी और शिक्षाओं से संबंधित प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के समाज को दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़े थे, स्त्रियां एवं शूद्र को जोड़े थे। इसके पहले स्त्रियां और शूद्र अलग रखा जाता था, इन्होंने अपने साथ इनको जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाद में वही दशा होती है जो ब्राह्मण धर्म में थी, हिंदू धर्म में। तो इसमें क्या कहा गया, बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों का एक ही दर्जे में रखा, उनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेदाध्ययन का, मतलब ना तो यज्ञोपवीत का विधान किया ना वेदों के अध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें ऐसे अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। तो आप इसके लिए हमारा एक वीडियो मैंने बनाया है, डिटेल में आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरा आपका भारतीय इतिहास का हर्षवर्धन तक शुरू से लेकर आपका हर्षवर्धन तक मैंने बनाया है। आप अगर उसको देख लेते तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे अगर वहाँ से पूछा जाता है उस टॉपिक से। तो अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है, तो बुल का संबंध बुद्ध के जन्म से संबंधित है। इसमें देख लेते हैं इसकी व्याख्या, क्योंकि इसे कभी कभी पूछा जाता है। कमल व साण, जिसे हम कमल व साण जो है इसे बुल कहते हैं, का संबंध बुद्ध के जन्म से है। घोड़ा गृहताक से संबंधित है। पीपल बोध वृक्ष ज्ञान से संबंधित है। पद चिन्ह निर्वाण से संबंधित है एवं स्तूप का संबंध इनकी मृत्यु से है। अगला देखते हैं, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वैशाली में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। इसकी व्याख्या देखेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में आम्र वाटिका में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध के सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने इसकी अनुमति प्रदान की। कालांतर में वैशाली का प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली भी इनकी शिष्या बनी थी। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा दिए गए 8 पक्षीय पथ में मौजूद नहीं है। क्या 8 पक्षीय पथ में मौजूद नहीं है, तो उनके द्वारा जो 8 दिए गए थे, सम्यक प्रयास, सम्यक लक्ष्य, सम्यक वाक, सम्यक आजीविका, तो इसमें सम्यक लक्ष्य आपका सम्मिलित नहीं था, बाकी तीनों के तीनों सम्मिलित थे। एक 8 पक्षीय जो दिए गए हैं बुद्ध द्वारा, इनसे अष्टांगिक मार्ग इनको बोला जाता है। तो इसमें जो दिया गया उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इनमें जो है सम्यक दृष्टि आपका देख लेते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम या प्रयास, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि दिए गए हैं। इसमें सम्यक लक्ष्य शामिल नहीं किया गया था। सम्यक प्रयास या सम्यक व्यायाम एक ही है, आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सम्यक प्रयास भी पूछ लिया जाता है।
अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी? तो महावीर स्वामी को आपके 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष में और महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसमें इसकी व्याख्या है, 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो आपके जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत साम्यवाद कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत की वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, जिनमें प्रथम ऋषभदेव तथा अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ क्या होता है? कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर या इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है। अशोक का सर्वाधिक प्रचलित उपाधि कौन थी? तो सर्वाधिक प्रचलित उपाधि जो है वो प्रियदर्शी थी। देवा नाम की नहीं, प्रियदर्शी थी। अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि प्रियदर्शी थी। भाभ्रू शिलालेख से में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया, जबकि मास्की गुर्जर तथा नेस्तुर अभिलेख में अशोक कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम के अनुसार आपको लिखना है। तो सबसे पहले अगर कालक्रम की बात करें तो सबसे पहले आपका हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश कहाँ से कब था? तो इसमें देख लेते हैं। हर्यक वंश आपका था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के बाद आपका आता है शिशुनाग वंश। हर्यक के बाद शिशुनाग वंश 412 से 345 ईसा पूर्व। नंद वंश 345 से 322 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद मौर्य वंश आता है 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। ठीक, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो आपका वो चंद्रगुप्त था, जिसने संथारा प्रवृत्ति को अपना के अपना प्राण त्याग दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर, किससे ली? जैन साधु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपनी शरीर को त्यागा था। संलेखना या संथारा प्रवृत्ति, उसी के माध्यम से इसने अपना शरीर को त्याग दिया था। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी पर आधारित शासन था। अगला है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के हृदय रूपांतरण को दर्ज किया है? रॉक एडिक्ट 8। ठीक, 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। और इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख पश्चाताप व्यक्त किया और युद्ध का त्याग की घोषणा करते हैं। पंचमार्ग सिक्का कहाँ चलता था? पंचमार्ग सिक्का जो है पंचमार्ग वो मौर्य काल में चलता था। आपका विकल्प सी इसमें सही है। सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? लायन कैपिटल आपका अशोक से संबंधित है। सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से? तो अशोक से संबंधित है। सिंह शीर्ष स्तंभ अशोक से संबंधित है, अशोक के शासनकाल में बना था। कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ था? तो 8वें वर्ष बाद हुआ था। कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का शासनकाल माना जाता है 269 से 232 ईसा पूर्व तक। अगला गुप्त वंश, जिसमें आपको गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना था। मैंने वीडियो बना दिया, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसमें केवल प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्रगुप्त के बारे में सही नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर बंधा कहा गया है, तो ये सही है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध प्रकार का सिक्का चलाया था, ये भी सही है। रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था, ये भी सही है। समुद्रगुप्त की माता का नाम प्रभावती था, यही गलत है। तो इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समुद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी थी, न कि प्रभावती। इस प्रकार समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या होना चाहिए? कुमार देवी। ठीक, अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया? तो समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख मूलतः कहाँ पर थे, जिसे जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था? तो कौशाम्बी में थे। कहाँ पे थे? एक कौशाम्बी में थे।
प्रयाग प्रशस्ति के जो मूल रूप से अशोक स्तंभ था जो कौशाम्बी में स्थित था, इसे अकबर के समय जहांगीर ने इलाहाबाद में के किले में स्थापित करवाया। इस स्तंभ पर गंगा अवतरण का भी उल्लेख है। अगला है रजत सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रजत सिक्के चलाने वाला गुप्त शासक प्रथम कौन था? चंद्रगुप्त आपके थे। तो रजत सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने धनुर्धारी, अश्वारूढ़, छत्रधारी, ध्वजधारी आदि अंकन के सिक्के चलवाए हैं। इसने समुद्रगुप्त के व्याघ्र निहंता प्रकार के सिक्कों को सिंह निहंता प्रकार के सिक्कों में बदल दिया था। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 399 ईस्वी में भारत आया था। अगला है, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुणों से अपने साम्राज्य को सफलतापूर्वक रक्षा की थी? तो स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक रक्षा की थी। इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्कंदगुप्त एवं हुणों के मध्य हुए संघर्ष के विषय में जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, चंद्रगर्भ परिप्रेक्षा, चंद्र व्याकरण तथा इन सब में इसमें उल्लेख किया गया। जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त करने के पश्चात विक्रमादित्य इन्होंने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने सारंग धारण करने वाले भगवान विष्णु की मूर्ति भीतरी में स्थापित की थी। हिंदू कानून ग्रंथ दाय भाग किसने लिखा था? तो जीमूत वाहन ने दाय भाग लिखा था। किसने? जीमूत वाहन ने। हिंदू विधि या कानून ग्रंथ दाय भाग के लेखक जीमूत वाहन हैं। हिंदू उत्तराधिकारी संबंधित भारतीय कानून को लागू करने के लिए मुख्य रूप से दो मान्यताएं हैं। प्रथम दाय भाग जो बंगाल एवं असम में लागू है तथा द्वितीय मिताक्षरा जो शेष भारत में लागू है। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर द्वारा रचित टीका है। यह ग्रंथ जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन है? तो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य इसमें से आपका रामायण है। कौन सा है? रामायण। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव काल के क्रमशः 4 युगों में बांटा गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे जिनमें फलित जोशी के विद्वान थे। फलित जोशी के विद्वान कौन थे? छपणक थे। छपणक। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में छपड़क रहते थे जो 9 रत्नों में फलित जोशी के विद्वान थे। अमर सिंह कोशकार, शंकु वास्तुकार तथा वारा मिहिर खगोल विज्ञानी थे आपके। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का विद्वान था तथा कवि एवं शैव मतावलंबी भी था? तो वीरसेन थे। कौन थे? वीरसेन। व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का विद्वान तथा कवि एवं शैव मतावलंबी कौन था? वीरसेन था। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहक सचिव वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का विद्वान तथा कवि भी था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले संस्कृत के विद्वान थे। अगला प्रश्न है 42 नंबर, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो भारत का नेपोलियन किसने कहा था समुद्रगुप्त को? B.S. स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त को इसने कहा था। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश से करवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। अगला है हर्षवर्धन और राजपूत का काल। इसमें निम्नलिखित पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी रचना सम्राट अशोकवर्धन ने नहीं की थी? तो मालती माधव की जो है रचना नहीं की थी। बाकी प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद इनके तीनों नाटक हैं। अगला प्रश्न है, हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के किनारे पर युद्ध हुआ था जिससे हर्ष की पराजय हुई थी? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। सम्राट हर्ष द्वारा हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन के लिए किस लिए किया जाता था? आपके दान देने के लिए किया जाता था। अपना सर्वस्व दान दे देते थे और 6वीं महामोक्ष परिषद में चीन यात्री हुएनसांग सम्मिलित हुआ था। निम्नलिखित में से किसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था? हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। राज्यवर्धन की गौड़ नरेश शशांक द्वारा हत्या कर दिए जाने पर 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठे थे और इन हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने अपनी राजधानी को कन्नौज स्थानांतरित कर लिया था थानेश्वर से। हर्षचरित में वर्णित लोकपाल शब्द किसके लिए आया है? तो प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें कुछ व्याख्या दी गई है जो इम्पोर्टेंट है। प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। हर्षचरित के अनुसार प्रधान सचिव के लिए भंडी, प्रधान सेनापति के लिए सिंहनाद, गज तथा गज सेना के प्रमुख के लिए स्कंदगुप्त शब्द का प्रयोग किया गया है। 49 नंबर प्रश्न है, किसकी प्रारंभिक राजधानी भीनमाल थी तथा बाद में कन्नौज
राजधानी बनाई गई थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जिसका वास्तविक नाम मोक्षराज था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी भीनमाल थी, किंतु बाद में कन्नौज राजधानी बनाया गया। इस वंश के प्रमुख शासकों में मिहिर भोज, महेंद्रपाल तथा महिपाल थे। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि आदि बारह थी? तो आदि बारह की उपाधि जो थी वो मिहिर भोज प्रथम की थी। आदि बारह की उपाधि उन्होंने धारण की थी। इसमें व्याख्या में अगर देखें तो मिहिर भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने आदिवाराह तथा प्रभास उपाधि धारण की। ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज के लिए आदिवाराह उपाधि का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया था तथा एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण भी करवाया था। दंतिदुर्ग जो थे वो क्या करवाए थे? एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण करवाए थे। अगला प्रश्न है, कवि राजमार्ग एवं रत्नमालिका का लेखक अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था? तो इन्होंने जो अमोघ वर्ष थे कवि राजमार्ग एवं रत्नमालिका का इन्होंने रचना की थी, किस वंश के शासक थे? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे अमोघ वर्ष। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासक परम सौगात की उपाधि धारण करते थे? तो पाल वंश के शासक जो है परम सौगात की उपाधि धारण करते थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। गोपाल ने ओदांतपुरी बिहार की स्थापना करवाई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके धर्मपाल थे। पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरा बिहार की स्थापना की थी। विक्रमशील, परमेश्वर तथा परम सौगात उपाधि धारण की थी। धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामिन भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। अगला है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और किस वंश के शासक के बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो है गहड़वाल वंश किसके बीच? मोहम्मद गोरी और गहड़वाल वंश के बीच हुआ था। विकल्प सी इसमें आपका सही है। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी तथा गहड़वाल वंशीय शासक जयचंद के बीच 1194 में हुआ था। इस युद्ध में जयचंद की मृत्यु हो गई थी। गहड़वाल का संस्थापक चंद्रदेव था। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के। किसके? जो एलोरा की गुफा है उसमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म के शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा में स्थित गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर का संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन तीर्थों के तीन धर्मों के साथ है। औरंगाबाद की एलोरा में अधिकांश गुफाओं को शैलकृत मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया है। एलोरा में कुल 34 गुफाएँ हैं। अब आ गया प्रश्न सल्तनत काल, मुगल काल एवं मराठा से संबंधित एक प्रश्न रहेगा। मतलब मुगल काल एवं मराठा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा मिलान सही किया गया, बाकी नहीं। तो इसमें जो है आपका जो सही सुमेलित है, सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटना। इस सुल्तान महमूद गजनवी जो था इसने सोमनाथ को लूटा था, यही सही है। इसमें केवल विकल्प सी आपका सही होता है, बाकी के सभी विकल्प आपके गलत हैं। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें सुमेलित करने को कहा गया है। तुगलकाबाद किला, तुगलकाबाद किला किसने निर्माण करवाया था? तुगलकाबाद किला आपका गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। लाल किला की अगर बात करें तो लाल किला को आपके शाहजहाँ ने बनवाया था। और हौज खास की अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। द सिटी ऑफ सिरी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। अगला आप देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो सती प्रथा को अगर किसी ने रोकने का प्रयास किया था तो आपके थे मोहम्मद बिन तुगलक। विकल्प बी इसमें आपका सही है। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। वह होली में भी हिस्सा लेता था। अब अगला प्रश्न है, राजा दैवीय अधिकार से संपन्न है। इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो बलबन था। बलबन ये था। इसमें क्या कहा गया है? राजत्व की गरिमा का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला प्रथम शासक बलबन था। उसने दरबारियों से कहा था कि राजत्व एक दैवी संस्था है। उसने अपने पुत्रों से राजत्व के संबंध में कहा, राजा का हृदय ईश्वर की कीर्ति को प्रतिबिंबित करता है। बलबन ने अपने आप को फिरदौसी के शाहनामे में वर्णित अफरासियाब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया था। अब इसमें भी स्तंभों को आपके मिलान करना है। तो सबसे पहले दिया गया है पानीपत की द्वितीय लड़ाई।
पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई हुई थी आपका भारत के गुलाम ए, इसमें आपका जो ए होगा, ए जाएगा आपके 4 नंबर में, भारत के गुलाम वो राजवंश, ए भारत के गुलाम राजवंश। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में मुगल शासक अकबर तथा हेमू के बीच में हुई थी। तो इसमें जाएगा 4 नंबर में आपका जाएगा, ये 5 में नहीं जाएगा, 4 नंबर में भारत में मुगल शासन। ठीक। फिर तराइन की अगर द्वितीय लड़ाई की बात करें तो जो द्वितीय लड़ाई हुई थी वो मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान के संबंध में था। तो इसमें आपका 3 नंबर भारत में तुर्की शासन से संबंधित है, विकल्प 3। फिर तालीकोटा की लड़ाई, तालीकोटा विजयनगर साम्राज्य का इसमें पतन हो गया था। प्लासी की लड़ाई की बात करें तो प्लासी की लड़ाई भारत में ब्रिटिश शासन का आरंभ हुआ था, तो विकल्प 2 में ए जाएगा। तो इस तरह से अगर बात करें हम तो विकल्प इसमें कौन सा सही है? डी। अगर इसकी हम व्याख्या देख लें तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में मुगल शासक अकबर तथा हेमू के बीच हुई थी। तराइन की द्वितीय लड़ाई मोहम्मद गौरी तथा द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय से भारत में तुर्की शासन के मार्ग प्रशस्त होता है। फिर तालीकोटा की लड़ाई 1565 में विजयनगर के शासक राम राय व संगठित मुस्लिम शक्तियों बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकोंडा के बीच हुआ, जिसमें विजयनगर की सेना पराजित हुई तथा मुसलमानों ने विजयनगर को शहर को बर्बाद कर दिया था। प्लासी की लड़ाई की बात करें 1757 में हुई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों द्वारा पराजित किए जाने पर भारत में ब्रिटिश शासन का मार्ग प्रशस्त हो गया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ जिसे कहा जाता है इक्तदारी कहा जाता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ जिससे इक्तदारी कहा जाता था। भारत में इक्ता व्यवस्था का व्यवस्थित शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। किसने शुरुआत की थी इक्तदारी की? इल्तुतमिश ने की थी। यह हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैन्य अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे, केवल लगान का ही उपयोग कर सकते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के लिए दृश्यों का भयानक चित्रण किया गया है? तो इब्न बतूता द्वारा किया गया है। इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 1342 ईस्वी में उसने सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन भेजा गया। उसके द्वारा लिखित पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन घटनाओं का वर्णन मिलता है। अब अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में प्रारंभ करवाया था, जिसको इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अंतिम या 5वीं मंजिल बनवाई थी। तो पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने, अंतिम 5वीं मंजिल जो बनवाई थी उसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है, किस तुर्की सुल्तान द्वारा रक्त और लौ की नीति अपनाई गई थी? तो बलबन के द्वारा रक्त और लौ की नीति को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की थी? तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत जो है वो पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य जो था वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। अगर इसके हम व्याख्या देख लें तो कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का वर्तमान नाम जो है हम्पी है। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा तुलु वंशीय कृष्णदेव राय था। विजयनगर का साम्राज्य उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंच गया था। अगला प्रश्न है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया था? तो इसमें जो है कोई विकल्प सही नहीं है क्योंकि इसमें सन जो है गलत दिया गया है। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया था। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर के युद्ध में 1194 में जयचंद मारा गया था। तो इसमें चंदावर का युद्ध जो 1193 या 94 इसको होना चाहिए था।
भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी? तो 1526 में जो घटित हुई थी घटना वो पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो बाबर और 21 अप्रैल 1526 को जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। और आगे अगर बात करें तो 14 जनवरी 1761 को मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। शेर शाह के साथ 1539 में चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध 1540 में युद्ध हिमाओं को पराजित किया था। अगला है संस्थापकों की सूची, और उसके बाद है इसमें संस्थापकों की सूची के साथ मिलान कीजिए कौन कौन से संप्रदाय हैं इसके संबंध में है। तो आपके जो शंकर देव हैं, शंकर देव का अगर संबंध की बात करें तो एक शरण धर्म से संबंधित है। किससे? एक शरण धर्म से संबंधित है। अगर जगजीवन की बात करें तो जगजीवन जो है सतनामी से संबंधित है। और लालगिन या लाल बेग का संबंध जो है वो अलखनामी से है। किससे? अलखनामी से है। गोविंद प्रभु का संबंध महानुभाव से है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, शंकर देव का संबंध किससे है? एक शरण धर्म से। जगजीवन का संबंध किससे है? सतनामी से। लाल बेग या लाल गिन का संबंध जो है वो आपके अलखनामी से है। गोविंद प्रभु का संबंध महानुभाव पंथ से है। अगला है मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो शेर शाह के मध्य साथ में ये सेवा की थी। अधिकारी टोडरमल अकबर की सेवा से पहले शेर शाह के अधीन नौकरी करता था। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो हरिविजय था। कौन था? हरिविजय, जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। हरिविजय सूरी नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान का अकबर बहुत सम्मान करता था। हरिविजय सूरी को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। किसकी? जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिनचंद सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने समर्पण नहीं किया था। अकबर के समय वहाँ का शासक राणा सांगा था। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का राज्य था। अकबर में उस समय शासक राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह था, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इनके पुत्र महाराणा प्रताप ने मुगलों को कड़ा प्रतिरोध किया था। अगला प्रश्न है, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? अधिकारियों के वेतन के लिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था। बाकी हिमाओं का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल अकबर ने निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। 1654 ईस्वी में आगरा के किले में करवाया था। यह आगरा के सभी इमारतों में सबसे सुंदर और आकर्षक है। यह शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इसके अलावा सभी का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था दिल्ली में। चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा कहाँ की रानी थी? चांद बीबी बीजापुर की रानी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। अकबर ने शासन के 11वें वर्ष इसकी शुरुआत की थी। यह व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। इस पद्धति में जात और सवार की व्यवस्था थी। जात पद तथा सवार घोड़ों की संख्या का द्योतक है। अगला प्रश्न है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो 1/3 निर्धारित किया गया था। कितना? 1/3 निर्धारित किया गया था। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में आईने दहसाला नामक नई कर प्रणाली की शुरुआत की। मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था का स्थायी स्वरूप इससे प्रदान किया गया। 80 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं को अपनी आत्मकथा लिखी थी? किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी जो है आत्मकथा लिखी थी। बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की तथा जहांगीर ने फारसी में भाषा में तुझके जहांगीरी लिखी थी। जहांगीर के शासन के 16 वर्षों के बाद के इतिहास में मोती मिद खां ने लिखा था। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी? चित्रकारी जो है जहांगीर के शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी। अगर इसके व्याख्या की बात करें तो मुगल सम्राटों में जहांगीर के समय चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार अका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार थे दौलत, मनोहर, फारूक बेग, बिशन दास, अबुल हसन एवं मंसूर प्रमुख थे।
वह कौन सी पहली मुग़ल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से निर्मित हुई थी? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी जो पहले केवल शुद्ध संगमरमर से निर्मित थी। शुद्ध संगमरमर से बनी पहली इमारत जो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। यह इमारत जनाना रौजा के पास स्थित है और इसका मुख दक्षिण में बुलंद दरवाजे की ओर है। यह अकबर द्वारा सूफी संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी में बनवाई गई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो शाइस्ता खान को भेजा गया था पकड़ने के लिए। किसको? शिवाजी को। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? तो भोसले। जो शिवाजी थे वो भोसले मराठा घराने से संबंधित थे। 20 अप्रैल 1627 में मराठा परिवार में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई भोसले थी। 1674 में शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक कराया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण कर रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाई थी। उनका जन्म स्थान पुणे के स्थित सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा काल में समाप्त की गई थी? जो पेशवा प्रथा थी ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो बाजीराव द्वितीय के समय में समाप्त की गई थी। एल्फिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से उसकी इच्छा के विरुद्ध 13 जून 1817 को पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाए। इस संधि से पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़नी पड़ी थी। वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी। तो छत्रपति शिवाजी आपके थे। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? तो भोसले मराठा घराने से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जो है मुद्रित हुआ था? तो शेर शाह सूरी के समय में पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। अफगान शासक शेर शाह सूरी 1540 से 45 के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन 178 ग्रेन था। यह चांदी का रुपया था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1756 में किन के बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में लड़ा गया था। 18 जून 1576 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? हुमायूं के सहयोगी थे। प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे। इसने अब्दुसम्मद के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्षों में मारा गया था? तो पुर्तगाली के साथ हुए संघर्षों में मारा गया था 1537 ईस्वी में। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी बनाया था? तो अमृतसर धार्मिक राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? आपका बक्सर का युद्ध जो हुआ था अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी का आश्रित बना दिया था। अगला है, सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित के द्वारा। जो सिख खालसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुरु गोविंद के द्वारा 1699 में। एक गुरु गोविंद जो थे सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे। ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अब आपको प्रश्न मिलेंगे। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो 1849 में अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगर इसकी व्याख्या देखें तो लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। 1849 में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व संबंध तथा चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना दिया गया। अगला प्रश्न है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय उस समय था, जिसे अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। 1651 में मुगल द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार में दी गई थी। मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां तथा सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? सभी के सभी जो हैं वो बंगाल के नवाब थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह हरा दिया था? तो वांडीवास की लड़ाई 1760 में हुई थी। इसमें फ्रांसीसियों को पूरी तरह से अंग्रेजों ने हरा दिया था। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द लायन मुहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो सैयद अहमद खां का ये समाचार पत्र था।
अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ चलाया गया था। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा और न्योला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? तो पंजाब के लिए नहीं अपनाया गया था राज्य अपहरण नीति को, बाकी सबके लिए अपनाया गया था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दूसरे एंग्लो सिख युद्ध 1848-49 के पश्चात पंजाब की कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। राज्य अपहरण नीति के अंतर्गत पंजाब पर कब्जा नहीं किया गया, जबकि सतारा 1848 में, झांसी 1853, नागपुर 1854 डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अपहरित किए गए थे। तो सतारा पहला था जिसे अपहरित किया गया था। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से यह शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान गोरखपुर में किसने कमान संभाली थी? तो गजाधर सिंह ने कमान इसकी संभाली थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ के छावनी से हुई थी। इस क्रांति का नेतृत्व गोरखपुर में गजाधर सिंह ने, बागपत से शाहमल ने, मथुरा से देवी सिंह ने तथा मेर से कदम सिंह ने किया था। लखनऊ की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने, कानपुर से नाना साहब ने तथा इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो 17 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न जो आपका है, इसमें सुमेलित करना है। इसमें सुमेलित करने के लिए कहा गया है तो टोम्मे डोरे, जो आपके टोम्मे डोरे हैं, इनका संबंध किससे है? तो इसका हम व्याख्या में यहाँ पे देख लेते हैं। टोम्मे डोरे जो है वो मुंडा विद्रोह से संबंधित है। किससे? टोम्मे डोरे का संबंध जो है वो मुंडा विद्रोह से संबंधित है। फिर ईशान चंद्र राय का जो है आपका, वो किससे संबंधित है? ईशान चंद्र राय जी आपके संबंधित हैं। इसके एक बार फिर से देख लेते हैं। टोम्मे डोरे जो आपका संबंधित है वो कोया विद्रोह से संबंधित है। ईशान चंद्र राय जो संबंधित हैं वो आपके पाबना विद्रोह से संबंधित है। और बिरसा मुंडा जो विद्रोह हुआ था वो आपके मुंडा विद्रोह से संबंधित है। राधा कृष्ण दंडसेन जो संबंधित हैं वो सबर विद्रोह से आपके संबंधित हैं। इसकी व्याख्या में देखें तो मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के मध्य रांची क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में 1879-80 में शुरू हुआ था। टोम्मे डोरे ने इसका नेतृत्व किया था। पाबना विद्रोह का नेतृत्व ईशान चंद्र राय ने किया था। सबर विद्रोह का नेतृत्व राधा कृष्ण दंडसेन ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषता विभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में कृषि सुधार को ऐसा माना जा सकता है। विकल्प डी इसमें सही है। तो लॉर्ड कर्जन वर्ष 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की नियुक्ति की गई। इसी के द्वारा झेलम नहर का निर्माण कराया पूर्ण हुआ तथा अपर चिनाब, अपर झेलम और लोअर बारी दोआब नहरों का कार्य शुरू हुआ। इसी के शासनकाल में पंजाब का भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1900 पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि और गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। कर्जन के शासनकाल में शैक्षिक क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बना। पुलिस सुधारों के तहत कृषि वर्ष 1902 में फ्रेजर कमीशन गठित हुआ था। अगला प्रश्न है 109 नंबर, एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? तो डलहौजी ने बनाया था। विकल्प बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। डाट में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी। तो 1798 में की गई थी। विकल्प 20 में सही है। 1798 में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी। बेलीजुली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। हैदराबाद के बाद मैसूर 1799 में, अवध 1801 में, बरार के भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर के नरेशों ने भी बेलीजुली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए
कितने रुपए सहमत हुई थी? तो 26 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही रूपों का मिलान कीजिए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया। चार्ल्स मेटकाफ प्रेस पर प्रतिबंधों को हटाया था। लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन किए थे। अगला प्रश्न है आपका, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया था। 1799 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ की। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वद्वारी आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैली हुई थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा इसमें शामिल था। इसके अंतर्गत क्या था? एक नए वर्ग के भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि की लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना तथा 1/12 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, इसकी अगर हम व्याख्या एक बार देख लें। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अम्बाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैली कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने उस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए किया जा रहा है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का तात्कालिक कारण बन गया था। मंगल पांडे की घटना कहाँ पे हुई थी? बैरकपुर में हुई थी। कब हुई थी? 29 मार्च 1857 को। 1857 में के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? सैनिकों को दिल्ली के लिए लाल किले पर पहुंचना था। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ थी? वाराणसी थी। इनका मूल नाम मणिकर्णिका था। 19 नवंबर 1835 को इनका गोलघर में जन्म हुआ था। 1857 के बरेली के विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर 1857 में बरेली के विद्रोह का नेता था। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, हीरोज का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? लखनऊ में बेगम ऑफ अवध या बेगम हजरत महल के नेतृत्व में बढ़ा था। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो तात्या टोपे को, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग भी था। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? कुंवर सिंह आपके बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे। तो ये था आपके भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।